हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही यूनिक सेल ऑर्गेनेल के बारे में जिसका नाम है लाइसोसोम। ठीक है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो हमारे पुराने वीडियो लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देखा था। उसमें हम लोगों ने गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कवर किया था, और जो उसका तीसरा पार्ट है उस सिस्टम का लाइसोसोम, अब उसकी बात हमें करनी है। ठीक है, तो देखिए लाइसोसोम सबसे पहले डिस्कवरी यहाँ पे भी है। लाइसोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय डी दवे। ठीक है, लाइसोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय डी दवे। इट इज फाउंड इन एनिमल सेल, सभी एनिमल सेल में ये पाया जाता है। ठीक है, एंड फ्यू फंगल सेल, सभी एनिमल सेल में मिलेगा और कुछ फंगल सेल में भी आपको लाइसोसोम मिलेगा। ठीक, लाइसोसोम को डिस्क्राइब करें तो है क्या? इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, इसमें एक ही मेम्ब्रेन यानी एक बाउंड्री होती है, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल लाइक सेल ऑर्गेनेल consisting of acid hydrolase, consisting of acid hydrolase, यानी इसमें जो है सिर्फ ऐसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स के ग्रुप को हम लोग हाइड्रोलेज बोलते हैं क्योंकि सब हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो हाइड्रोलिसिस कराने वाले एंजाइम्स का जो ग्रुप है, ठीक है, उसमें जो एसिडिक मीडियम में डाइजेशन परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं एसिड हाइड्रोलेज। तो ये एसिडिक मीडियम वाले हैं तो इसलिए इनको एसिड हाइड्रोलेज बोलते हैं। तो लाइसोसोम में मेन बात है और जो मेन पाथवे है वो बेसिकली यही है कि ये आपका डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में इन्वॉल्व होने की वजह से ये हमारा जो एसिड हाइड्रोलेज है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इसमें और कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो सिंपल सा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एक सिंगल बाउंड्री है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर हो गया, इसके अंदर इसका कंटेंट है जो भरा हुआ है, और इसी कंटेंट के अंदर आपको क्या मिलेंगे? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसी कंटेंट के अंदर क्या मिलेंगे? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो मान लीजिए ये हमारे एंजाइम्स हो गए। इस तरीके से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आपको मिलेंगे। ठीक, सिंगल मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन में जगह जगह आपको क्या मिलेंगे? प्रोटॉन चैनल्स, यानी प्रोटॉन पंप मिलेंगे, जो एक्टिव प्रोटॉन पंप होते हैं। एक्टिव यानी एनर्जी ले करके प्रोटॉन को अंदर की तरफ पंप करते रहते हैं। तो दीज आर प्रोटॉन पंप। और इसी प्रोटॉन पंप की वजह से क्या होता है? बाहर से साइटोप्लाज्म में जो प्रोटॉन है वो आपका पंप होगा अंदर की तरफ, अंदर प्रोटॉन पहुंचेगा, बाहर से कहाँ पहुंचेगा? अंदर पहुंचेगा। तो अंदर पहुंचने की वजह से जब प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इसके अंदर ज़्यादा होगा तो इन्वायरमेंट कैसा होगा? एसिडिक, क्योंकि पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज करेगी। तो इसीलिए इसका जो पीएच होता है वो आपका होता है 5.5 एसिडिक पीएच होता है। और इसी एसिडिक पीएच पे ये एंजाइम्स हमारे हैं तो वो एसिड हाइड्रोलेज हो गए। तो ये हमारे एंजाइम्स हो गए डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? एसिड हाइड्रोलेज, है ना, एसिड हाइड्रोलेज। तो एसिड हाइड्रोलेज मिला। अब कौन कौन से एंजाइम है? तो लगभग सभी कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स आपको मिलेंगे। जैसे एमाइलेज हो गया। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है। लाइपेज हो गए, लाइपेज यानी लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम हो गए। फिर प्रोटीएज हो गए, प्रोटीएज यानी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम हो गए। फिर न्यूक्लिएज आपको मिलेंगे। न्यूक्लिएज यानी न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए आरएनए को डाइजेस्ट करे, यानी डीएनएज और आरएनएज एंजाइम भी आपको मिलेंगे। प्लस कुछ यूनिक एंजाइम आपको मिलेंगे जैसे
एसिड फॉस्फेटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्सर पूछता है कि लाइसोसोम का मार्कर एंजाइम बताइए। मार्कर एंजाइम का मतलब ये रहा कि एक ऐसा एंजाइम जो सिर्फ लाइसोसोम में पाया जा रहा है और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि बाकी जो एंजाइम्स हैं ये दूसरे सेल ऑर्गेनेल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी जब आप केमिकल टेस्टिंग करेंगे तो बाकी ऑर्गेनेल्स भी उसका टेस्ट पॉजिटिव देंगे, लेकिन जो एसिड फॉस्फेटेज है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, लाइसोसोम में मिलेगा। तो इसलिए ये यूनिक हो गया इसका, तो यही इसकी पहचान हो गई, और इसकी पहचान होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, मार्कर एंजाइम फॉर लाइसोसोम। ठीक है, मार्कर एंजाइम, तो ये लाइसोसोम का मार्कर एंजाइम हो गया। इसके अलावा एक खास तरह का प्रोटीएज यानी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है, जिसको बोलते हैं कैथेप्सिन। तो कैथेप्सिन एक खास तरह का प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, और इसका रोल कहाँ है, इसका रोल होता है डेवलपमेंटल पाथवे में और ऑर्गेनोजेनेसिस में। यानी जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है या नए ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है तब वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि मेढक का जो लार्वा होता है, टैडपोल लार्वा, उसमें पूंछ होती है, लेकिन जब वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो पूंछ रिड्यूस हो जाती है, गिल्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो वो कहाँ जाते हैं और कौन उनको डिस्ट्रॉय करता है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम, ठीक है, अंडर एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम सेल डेथ के थ्रू वो कहाँ से हो रहा है, कैथेप्सिन एंजाइम उसमें हेल्प कर रहा है। तो ये इस तरह के प्रोसेसेस में यानी अननेसेसरी टिश्यूज़ को डाइजेस्ट करने में ये मदद करता है। तो ये खास तरह के एंजाइम जो आपको इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से चूंकि ये सेल के अंदर है और सेल के अंदर इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हुए हैं, तो जब ये किसी फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज़ होगा सेल के अंदर, तो उस फूड वैक्यूल में जो भी फूड है उस फूड को ये क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा। और चूंकि ये डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है तो ऐसे डाइजेशन को क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन दुनिया में आने वाला पहला डाइजेशन है, फर्स्ट मोड ऑफ डाइजेशन विच हैव बीन इवॉल्व्ड ओवर द अर्थ सरफेस इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसीलिए प्रोटोजोआ, स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स जो आपके शुरुआती दौर के एनिमल्स हैं जिनका सबसे पहले इवोल्यूशन हुआ, उनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लस चूँकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है और ये चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकते हैं, और जो केमिकल्स ये डाइजेस्ट करते हैं उसी से सेल भी बनती है। भाई सेल का भी तो फॉर्मेशन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड इन्हीं से होता है। तो अगर सोचिए कई लाइसोसोम पड़े हुए हैं और वो सब फूट जाए तो पूरा इनका एंजाइम सेल के अंदर रिलीज होगा और तब ये सेल को ही डाइजेस्ट कर देंगे, जिससे सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से कि अगर ये फूट जाए तो ये सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसी प्रॉपर्टी की वजह से लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। ठीक, तो ये हो गया लाइसोसोम के ऊपर हमारा छोटा सा कंटेंट। अब बात करते हैं इसके डिफरेंट टाइप्स की, ये इसके कई वेराइटीज़ होती हैं। ठीक है, उस वेराइटीज़ की बात करते हैं। ठीक, और फिर उनमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको देखते हैं। देखिए लाइसोसोम के जहाँ तक टाइप्स की बात है, पहला टाइप मिलेगा आपको प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटो लाइसोसोम। दूसरा आपको मिलेगा सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम को बोलते हैं हेट्रो लाइसोसोम। हेट्रो लाइसोसोम, हेट्रोलाइसोसोम बोलते हैं। अब हेट्रोलाइसोसोम के भी कई टाइप हो सकते हैं। क्या क्या टाइप हो सकते हैं, देखो इसको भी हम लोग बांट सकते हैं। एक कैटेगरी हो सकती है इसका फैगोलाइसोसोम, और दूसरी कैटेगरी हो सकती है ऑटोफैगोलाइसोसोम, और तीसरा कैटेगरी होता है आपका रेजिडुअल बॉडी, जिसको हम टर्शरी लाइसोसोम बोल सकते हैं। जिसको हम टर्शरी लाइसोसोम बोल सकते हैं, रेजिडुअल बॉडी। तो ये तीन तरह के लाइसोसोम आपको मिलेंगे। ठीक है,
ठीक है, तो ये 3 तरह के आपके लाइसोसोम हो गए। अब इनको ये नाम क्यों मिला है, चलिए इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि बड़ा सा सेल है, एक बड़ा सा सेल हमने ले लिया और यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई फूड है, फूड पार्टिकल या सब्सटेंस जो भी कहिए, ये पड़ा हुआ है। सो दिस इज फूड। अब फूड जब सेल के अंदर आएगा तो एंडोसाइटोसिस होगी, सेल मेम्ब्रेन ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें आपका ये फूड आकर के फिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सील होकर के टूट करके अलग हो जाएगा, यहाँ से ये टूट जाएगा और ये इस तरह से पैक हो जाएगा। ठीक है, पैक हो गया, तब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फैगोसोम। क्योंकि फैगोसाइटोसिस सॉलिड फूड का जब सेल एनगल्फमेंट करती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, और फैगोसाइटोसिस से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं फैगोसोम। तो ये हमारा बना फैगोसोम। अब मान लीजिए यहाँ पे गोल्गी बॉडी है, ठीक है, एक यहाँ गोल्गी बॉडी है इस तरह से, और इस गोल्गी बॉडी से ऐसे आपके वेसिकल निकले और इसी वेसिकल से आपका लाइसोसोम डेवलप हो गया। तो जो न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम है, ठीक है, न्यू लाइसोसोम, तो इसी न्यू लाइसोसोम को हम लोग प्रोटोलाइसोसोम या प्राइमरी लाइसोसोम बोलेंगे, क्योंकि अभी नया नया बना है तो दिस इज प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम हो गया। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम इस फूड वैक्यूल से क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा, और फ्यूज़ हो जाएगा तो दोनों के कंटेंट मिक्स हो जाएंगे, और जब दोनों के कंटेंट मिक्स हो जाएंगे तो इसके जो एंजाइम्स हैं वो इस फूड को डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा फूड हो गया और उसके ऊपर ये एंजाइम्स का एक्शन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये 2 स्ट्रक्चर आपस में मर्ज हो गया और दोनों अलग स्ट्रक्चर हैं, तो इसीलिए इस प्रोसेस को बोलेंगे, इसको मतलब इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हेट्रोलाइसोसोम, क्योंकि अब इसमें लाइसोसोम के अलावा कुछ दूसरी चीज़ भी है जो उससे डिफरेंट है। तो हेट्रोलाइसोसोम हो गया, और ये हेट्रोलाइसोसोम आपका सेकेंडरी टाइप होगा, क्योंकि सेकेंडरी को ही हम लोगों ने क्या बोला है, हेट्रोलाइसोसोम। ठीक है, अब चूंकि इस फैगोसोम से ये फ्यूज़ हुआ है तो इसीलिए सेकेंडरी वाले में जो कैटेगरी इसकी बनेगी वो क्या बनेगी, फैगोलाइसोसोम की। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फैगोलाइसोसोम हो गया। ठीक, उसके बाद ये फैगोलाइसोसोम में डाइजेशन होगा, जो फूड है वो डाइजेस्ट होगा एंजाइम से, और डाइजेशन के बाद अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट बच जाएंगे। ठीक है, अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट बच जाएंगे, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचा हुआ है, प्रोडक्ट बचा हुआ, उसको बोलते हैं रेजिड्यू। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, रेजिड्यू। तो रेजिड्यू होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे, रेजिडुअल बॉडी। तो ये हमारा तीसरे तरह का लाइसोसोम हो गया जिसको हम क्या बोल रहे थे, रेजिडुअल बॉडी। ठीक, इसके बाद क्या होगा, ये एक्सोसाइटोसिस शो करेगा, यानी मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगा और फिर इसके कंटेंट बाहर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, जो भी कंटेंट हैं वो क्या होंगे, बाहर रिलीज हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये आपने सभी तरह के लाइसोसोम देख लिए। क्या क्या देखा, प्राइमरी है, नया जो न्यूली फॉर्म्ड है वो प्राइमरी है, फिर वो फैगोसोम से फ्यूज हुआ तो सेकेंडरी बना यानी हेट्रोलाइसोसोम बने, और हेट्रोलाइसोसोम में कौन सी कैटेगरी बनी, फैगोलाइसोसोम की। फिर उसमें डाइजेशन हुआ तो रेजिड्यू बचा है तो इसलिए उसको रेजिडुअल बॉडी एंड देन आउट। ठीक है, अब इसमें एक कैटेगरी बच गई आपकी, कौन सी, ऑटोफैगोलाइसोसोम। तो ऑटोफैगोलाइसोसोम में क्या होगा, जब सेल को बहुत देर तक फूड नहीं मिलती है तब फिर वो एनर्जी कहाँ से लाएगी, और वो सेल डेड कर जाएगी। तो अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करती है, अपने सेल के किसी एक हिस्से को डाइजेस्ट कर देती है। जैसे मान लीजिए उसमें 10 माइटोकॉन्ड्रिया है या 50 माइटोकॉन्ड्रिया है, तो अगर 2-3 माइटोकॉन्ड्रिया वो डाइजेस्ट करके एनर्जी निकाल ले तो सेल को कोई घाटा नहीं होगा, है ना, और उससे वो सर्वाइव भी कर जाएगी। तो ऐसे केस में जब वो अपने सेल ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट करती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया है छोटा सा, ठीक है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया से ये फ्यूज़ हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर आ गया और ये इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर दी, तब ये इसको क्या बोलेंगे, ऑटो मतलब सेल्फ का, ऑटोफैगोलाइसोसोम। और फिर इसमें इसका भी वही होगा, डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद ये भी रेजिडुअल में कन्वर्ट होगा और बाहर हो जाएगा।
तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के लाइसोसोम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, रेजिडुअल बॉडी हो गया। अब लाइसोसोम के फंक्शन क्या क्या हैं, थोड़ा सा उस पर गौर कर लें। ठीक है, मेन फंक्शन तो आप समझ ही गए हैं, सेल के अंदर जो भी कंटेंट आ रहा है उसको डाइजेस्ट करना, यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यही इसका मेन वर्क है। लेकिन इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अलावा भी कुछ छोटे छोटे वर्क हैं, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए लाइसोसोम के क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहला आपने देखा ही, रेस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दूसरा ये तो मेन फंक्शन हो गया। इसके अलावा क्या है, सेल के स्मॉल अमाउंट को ये डाइजेस्ट कर सकता है। अभी आपने देखा कोई सेल ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट कर सकता है या साइटोप्लाज्म के छोटे से हिस्से को डाइजेस्ट कर सकता है, तो उसको बोलते हैं माइक्रोफेजी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर माइक्रोफेजी। ठीक है, माइक्रोफेजी मतलब माइक्रो मतलब स्मॉल क्वांटिटी, तो स्मॉल क्वांटिटी में ये साइटोप्लाज्म को डाइजेस्ट कर सकता है। और चूंकि साइटोप्लाज्म उसका सेल्फ पार्ट है, यानी अपने ही सेल का पार्ट है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑटोफेजी भी बोलते हैं, ऑटोफेजी। ठीक, और तीसरी चीज़ आपने देखा कि अगर ये फूट जाए, कई लाइसोसोम एक साथ फूट जाए, तो वो सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, है ना। तो इफ lysosome get burst, then cell is killed। और इसके इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी इस एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे केमिकल सेल में होते हैं जो लाइसोसोम की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और बहुत सारे केमिकल होते हैं जो उसको अनस्टेबल बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं स्टेबिलाइज़र एंड लेवुलाइज़र। जो स्टेबल बनाता है उसको स्टेबिलाइज़र बोलते हैं, और जो उसको क्या करता है, तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी उसको डिस्ट्रॉय होने के लिए या फूटने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको लेबुलाइज़र बोलते हैं। तो स्टेबिलाइज़र और लेबुलाइज़र का रेशियो जो होता है वो डिसाइड करता है कि उसका क्या होगा। ठीक, तो ये इसका फंक्शन हो गया। प्लस इसके जेनेटिकल डिजीजेस भी देखे गए हैं, जैसे कॉमन डिजीज़ है ह्यूमन बींग्स में पोम्प डिजीज़। पोम्प डिजीज़ जो होता है वो लाइसोसोम के एब्सेंट होने की वजह से होता है। अगर किसी ह्यूमन में लाइसोसोम नहीं है तो उसको पोम्प डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन रहा। तो हम लोगों ने कवर कर लिया लाइसोसोम को, और इसी के साथ हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो कंटेंट था वो पूरा हुआ। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू।